में अभी भी 20 से 30 मिनट की देरी से चल रही है ट्रेनें। कल रात मध्य रेलवे के कुर्ला इलेक्ट्रिक सिग्नल पैनल में लगी थी आग। लोगों को न्याय दिलाने वाले जज पर ही लगा बलात्कार करने का आरोप। और विधानसभा के बाहर शेतकरी संगठन का हंगामा, किसानों को उचित कीमत दिलाने की मांग। नमस्कार, सारा प्रणाम। मैं प्रशांत आंग्रे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सातारा के लोकल क्राइम ब्रांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जो हां, सातारा के लोकल क्राइम ब्रांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस निरीक्षक सीताराम मोरे को निलंबित किया गया है। मोरे पर नाबालिग लड़की के साथ अश्लील बातें करने का आरोप लगा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए गृह मंत्री आर पाटिल ने निलंबित के आदेश दिए। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हमारे संवाददाता सुजीत अंबेकर। सुजीत, क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पर? जी, ये बहुत ही संगीन मामला है। सातारा में पिछले 15 दिन से इसकी भारी चर्चा सातारा डिस्ट्रिक्ट में थी, बल्कि सातारा डिस्ट्रिक्ट में पूरे महाराष्ट्र में थी कि एक अल्पवयीन लड़की जो खुद सेमी डरी हुई थी, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हुआ था, वो कंप्लेंट देने गई थी लोकल क्राइम ब्रांच में। और उसी वक्त जो लोकल ब्रांच के जो पीआई है सीताराम मोरे, उन्होंने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की इस लड़की के साथ। उससे हर रोज दो 3 4 और उसके बाद दिन में 10 बार फोन करते थे, उसके साथ अश्लील वार्ता करते थे। और जब ये बहुत ही मामला गरमाया तो ये लड़की ने इस पूरे मामले पर ये रिकॉर्डिंग की थी। सीताराम मोरे क्या क्या बातें करते था उसके साथ। ये पूरी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है कि ये महाराष्ट्र के विधानसभा में चलाई गई। खुद गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री ने ये पूरी क्लिप सुनी है। और फिर आज राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल ने सातारा के जो लोकल क्राइम ब्रांच के जो पीआई है सीताराम मोरे, उनको निलंबित कर दिया है। ये बहुत कड़ा कदम गृह मंत्री ने उठाया है। इस मसले पर सातारा के लोगों में अभी प्रतिक्रिया भी मिल रही है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे जो अफसर है जो लोगों का फायदा ऐसा उठाते हैं, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। और इस कार्रवाई से लोगों में खुशी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत अंबेकर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी सातारा की घटना, जहां पर पुलिस निरीक्षक सीताराम मोरे को निलंबित कर दिया गया। उन पर आरोप है कि एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील बातें कर रहे थे, जिसके चलते राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल ने उन्हें निलंबित कर दिया है। और आज हमारा जो मसला है चर्चा का, वो यही है कि आखिरकार पुलिस महकमे को क्या हुआ है उनके अफसरों को। जहां सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपने देखी है सातारा की, जहां पर पुलिस निरीक्षक सीताराम मोरे के खिलाफ निलंबित के आदेश आते हैं। और इस वक्त हम जिस चर्चा पर हम बात करने वाले वो यही है कि ये खबर है चारकोप की, जहां पर पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर 26 साल के एक युवक ने लोकल ट्रेन के सामने जाकर खुदकुशी कर ली। और यह बात मौका वारदात पर मिले सुसाइड नोट से साफ होती है। यह हंगामा चारकोप पुलिस स्टेशन के सामने मचा हुआ था। पुलिस के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते ये लोग मृतक निकेश भंडारी के परिजन और उनके रिश्तेदार हैं, जो पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाने आए हैं। मसला 26 साल के युवक निकेश भंडारी के खुदकुशी से संबंधित है। बीती 17 अप्रैल की सुबह चारकोप इलाके में रहने वाले निकेश ने पश्चिम रेलवे के विरार स्टेशन में जाकर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन परेशानी तो तब खड़ी हो गई जब निकेश के हाथों में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें निकेश ने अपनी मौत का कारण चारकोप के पुलिस इंस्पेक्टर परवीन पाटिल का नाम लिखा था। कंप्लेंट लेकर हो चुकी है, कुछ हम लोग को फायदा नहीं हो रहा है। 1.5 महीने पहले ये कंप्लेंट की थी। दरअसल निकेश की अपने दोस्तों के साथ कुछ अनबन हुई, जिसमें निकेश के दोस्तों ने निकेश को खूब पीटा। और जब मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा, तब चारकोप पुलिस स्टेशन ने भी निकेश की कोई मदद नहीं की, बल्कि उसके ही घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया।
इस सुसाइड नोट में निकेश ने अपने दोस्तों के नाम और चारकोप पुलिस स्टेशन के पीआई प्रवीण पाटिल का नाम लिख छोड़ा और सुसाइड नोट में साफ कहा है कि उसकी आत्महत्या के लिए इंस्पेक्टर प्रवीण पाटिल और उसके दोस्त जिम्मेदार हैं। जिनकी गलती है, जिन्होंने किया, उनको कुछ नहीं बोलते हैं और उल्टा हम लोग कंप्लेंट आए तो हमको डरा रहे हैं, हमको धमकी देता है ये पुलिस। प्रवीण पाटिल फोन कर करके मेरे पति को धमकी दिया, तब हम लोग डर गए। चूँकि मामला चारकोप पुलिस स्टेशन के ही एक सीनियर अधिकारी से जुड़ा हुआ है, सो पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। इस सुसाइड नोट से कई नाम पुलिस के कटघरे में आकर खड़े हो चुके हैं, जिसमें से एक नाम है चारकोप पुलिस स्टेशन के पीआई प्रवीण पाटिल का। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर रोशनी डालती है। प्रवीण शाह के साथ धर्मेंद्र दुबे, समय मुंबई। तो इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ शामिल है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। मेरे साथ रफत हुसैन, जो कि लोक अधिकार समिति मुंबई के अध्यक्ष है, साथ ही साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी सुधाकर सुराडकर जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करता हूं मैं रफत जी आपके साथ में। चारकोप की यह घटना है जहां पर सुसाइड नोट साफ तौर पर चीख चीख के कह रहा है कि उस शख्स ने, 26 साल के युवक ने, पुलिस की प्रताड़ना से आत्महत्या की है। कितना बड़ा दोषी है वो अफसर? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर खबरें आ रही हैं वो हिसाब से पुलिस स्टेशन के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स लोग करते हैं, क्योंकि आम जनता आज पुलिस स्टेशन में जाते हुए डरती है जी। क्योंकि पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरे ऐसे ऑफिसर जो इस तरह के इतना हद पार कर जाते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको सीधा गृह मंत्री जी हमारे आर पाटिल साहब को तुरंत उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके 302 के तहत कार्रवाई करना चाहिए और तत्काल में 24 घंटे के अंदर उनको सीधा उनका जो रास्ता है जेल का, उनको जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। जहाँ तक सातारा की खबर हमने जो दिखाई थी, वो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जहाँ पे पुलिस निरीक्षक सीताराम मोरे एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील बातें कर रहा है। किस तरह की मानसिकता होगी इतने बड़े ओहदे रहने के बाद? कितना शर्मसार कर देता है ये पुलिस महकमे को। पुलिस महकमे को जो शर्मसार करने वाली बात है, वो ऐसे ऑफिसर पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी पुलिस की जो बरादरी है उसको शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे ऑफिसरों को तो मैं समझता हूं कि इनका ठिकाना जेल नहीं है, इनको तो पब्लिक के बीच में दे देना चाहिए। जिनके साथ ऐसा हुआ है वो पूरा वो ही खुद उस एरिया के लोग ही उसका फैसला करें और ऐसे लोगों को खुद संसार करना चाहिए, ईंटों और पत्थरों से मारकर उसकी जान लेना चाहिए। जी, यहाँ पर लेकिन एक अहम सवाल है, क्योंकि आप भी समाज सेवी संस्था चला रहे हैं, जिस प्रकार से जागरूकता के लिए काफी कुछ आपकी संस्था करती है, एनजीओ करता है, क्या वाकई अवेयरनेस की आज कमी है? लेकिन खास करके ये अवेयरनेस का पुलिस महकमे में भी होना बहुत जरूरी है आम इंसान के साथ साथ। एक इनकी पुलिस और मोहल्ला कमेटी एक हुआ करती है। मैं समझता हूं कि अगर पुलिस और मोहल्ला कमेटी के बीच में दोनों मिलकर अगर काम करें तो इसमें बहुत कुछ समाधान निकल सकता है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स ये काम नहीं करते हैं और आज आम आदमी पुलिस स्टेशन में जाते हुए जबरदस्त घबराता है। उसका कंडीशन ये होता है कि पुलिस अगर उससे मालूमात करना चाहती है या पुलिस को वो कोई बात बताना चाहता है तो पुलिस सुनने को तैयार नहीं होती है। उसको डांट के जो वहां ड्यूटी ऑफिसर होता है सीधा बोलता है आप बाहर जाइए, पहले बाहर बैठिए थोड़ी देर। अरे भाई बाहर बैठेगा ठीक है, आप उसको ऐसे डांट देते हो कि उसको क्या बोलना है, आपसे क्या समझना है, आप कुछ समझते नहीं हो। आप अपनी दादागिरी, जैसे गैंगस्टर हुआ करता था एक जमाने में, वो हिसाब से गैंगस्टर तो आज बॉम्बे में महाराष्ट्र में खत्म है, लेकिन पुलिस ही गैंगस्टर बन गई है। क्योंकि पुलिस यहाँ पे एक बहुत अहम बात यहाँ पे की है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे सीधे जुड़ रहे हैं सुधाकर सुराडकर जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी। सर, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, दो घटनाओं का यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं अपनी चर्चा में और ब्रेक के बाद भी और भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इन दो घटनाओं के ऊपर आपका क्विक रिएक्शन चाहूंगा कि सातारा के पुलिस निरीक्षक सीताराम मोरे के ऊपर यह आरोप है कि अश्लील बात कर रहा था वो एक नाबालिग लड़की से, जिसके चलते गृह मंत्री ने उन्हें निलंबित किया। देखिए, जो ऐसे लोग हैं इनको तो पुलिस में से निकाल ही देना चाहिए जी, लेकिन इसके लिए पूरे पुलिस दल को बदनाम करना ठीक नहीं होगा जी, क्योंकि पुलिस में बुरे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ हम नहीं भूल सकते कि पुलिस में कई अच्छे लोग भी हैं जी। तो जब पुलिस का सवाल आता है तो एक बात ये देखना चाहिए कि जो गलत काम करने वाले पुलिस वाले, उन पे मैं तो कहूंगा कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके लिए जो आम आदमी को, दूसरे गुनहगारों को जो सजा होगी उससे ज्यादा सजा होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस वालों को भी एक सबक जाना चाहिए कि उनका जो बर्ताव है ये आदर्श होना चाहिए जी।
बेशक सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन वहीं ये बात तो थी, हम सातारा की कर रहे थे जिसके ऊपर आपने रिएक्शन दिया है, लेकिन बात करूंगा मैं चारकोप की घटना की, जहां पर एक 26 साल के युवक ने पुलिस की प्रताड़ना के चलते उसने आत्महत्या कर लिया लोकल ट्रेन के सामने आकर, और सुसाइड नोट में उस पुलिस अफसर का नाम लिखा है प्रवीण पाटिल। अब ऐसे सिचुएशन में प्रवीण पाटिल पर क्या कुछ कार्रवाई होगी कानून प्रणाली के तहत और पुलिस महकमे के तहत? देखिए, इसके तो जब तक पूरे फैक्ट सामने नहीं आते हैं, अब अगर उसने जो बर्ताव किया उसके खिलाफ तो एक्शन होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आत्महत्या हुई है उसको वो कहां तक जिम्मेदार है जी, इसको पूरा तहकीकात करने के बाद ही कह सकते हैं जी। लेकिन अगर उसके कहने की उसका जो बर्ताव है और उसका संबंध है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा होनी चाहिए जी। हालांकि क्या होता है ना, आजकल लोगों भी बहुत जो क्या कहें, वो जो नैतिकता इतनी खत्म हो चुकी है और लोग भी लड़ना नहीं चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी लड़ाई जो कोई और लड़े जी। तो लोगों को भी संगठित होना पड़ेगा, और जब तक अब तो बहुत अच्छे अच्छे कानून हो रहे हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स है, RTI है, तो ये जो नए जो कानून आ रहे हैं इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक गलत काम करने वालों के दिल में डर पैदा नहीं होगा। सर, यहाँ पर एक सवाल ये है कि भले आप कह रहे हैं कि सर ये कार्रवाई हो, एक इसी तरह से मिलती जुलती एक खबर थी, काफी अरसे पहले ये खबर थी कि ख्वाजा यूनुस मामले में कोर्ट ने फटकार लगाई थी, 20 लाख रुपए का जुर्माना भी पुलिस महकमे को ये कहा गया है कि उसकी मां को दे दिया जाए। रिपोर्ट आते तक कई साल बीत चुके। इस मामले में, इस लड़के की खुदकुशी के मामले में यदि अगर रिपोर्ट 5 से 10 साल के बाद आती है तब क्या फायदा होगा सर? नहीं, इसका कुछ वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अगर देर होती है तो फिर उसका असर नहीं हो पाता जी। और असर न होने की वजह से कुछ जो पुलिस वाले हैं उनकी इतनी हिम्मत होती कि ऐसे गलत काम करते हैं, और इसमें उनको जो है पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता है, कुछ पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भी मेरी मदद होती है। तो ये जो एक अभद्र युति है, इस युति को, पूरी युति को तोड़ना होगा जी। और इसके लिए तो मैं कहूंगा मीडिया, पब्लिक और जो पीड़ित है, सबने साथ आकर जी। और इसमें कानून की तरफ से भी मैं कहना चाहूंगा कि जो अपने जुडिशियरी है उसने भी थोड़ा सा जल्दी से जल्दी ऐसे के इसमें देना चाहिए। बीच में सर हमारे जो मेहमान है रफत हुसैन जी, ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, ये लोक अधिकार समिति के मुंबई अध्यक्ष है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब उन्होंने जो अपना एक लेटर छोड़ा है उसके अंदर उन्होंने बोला है कि ये पुलिस अधिकारी उसमें है और बाकी के 4 लोग हैं, जब उसके अंदर उसने राइटिंग में लिखकर उसके बाद आत्महत्या की, तो इसमें अभी और क्या सफाई मांगना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, जैसे ये तो एक लेटर लिखा है, अब ये सब पढ़ने के बाद जो हुआ, हालात क्या हुए हैं, जैसे अगर कोई आदमी डर के कुछ भी कर बैठता है तो उसके लिए तो उसको पुलिस वालों को उतना दोषी नहीं देना आप पकड़ सकते हैं। नहीं, आम आदमी जब पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, और ऐसे व्यक्ति जब पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं सर, तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए बताइए, आदमी आत्महत्या क्यों करता है अपनी जान से? 26 ओल्ड बच्चा है वो, इतनी जल्दी वो अपनी जान को क्यों देना चाहता है? कि इसमें इमीडिएटली जो भी संबंधित अधिकारी है उसको सस्पेंड करके वहां से हटा देना चाहिए जी। क्योंकि वो जब तक नहीं होगा तब तक लोगों पे दबाव बना रहेगा, और जो इन्वेस्टिगेशन या जो तहकीकात है वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगी जी। और तहकीकात भी जो है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए और उसका रिजल्ट जल्दी दिखना चाहिए सर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत देर लगा देते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तहकीकात करने में। कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ही कहीं ना कहीं इसका फेलियर है, क्योंकि काफी देर लग जाती है। सर प्लीज आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए, हम यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए समय मुंबई। अपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ। सुपरटेक, yours for life। व्यापार में हो रहा नुकसान, कर्ज ने किया बेहाल, नौकरी के लिए है भटकाव, स्वर्ण स्पर्श के भाग्य रत्न
50% की छूट और साथ ही ज्योतिष की मुफ्त सलाह। 30 दिन में फर्क ना पड़ने पर 100% पैसे वापस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारी चर्चा जारी रहेंगी अपने मेहमानों के साथ में, लेकिन उससे पहले इस कहानी को भी देख लेते हैं कि मामूली बात पर एक युवक को मार डाला गया है। जी हां, होश उड़ाने वाली ये घटना कई तालिबान की नहीं है, ये है मुंबई के अंधेरी ईस्ट जेबी नगर की। क्या है ये कहानी, आप खुद देखिए। अंबोली डबल मर्डर की वारदात से अभी मुंबई कर उभर भी नहीं पाए थे कि अंधेरी के जेबी नगर में ऐसी वारदात सामने आई जिससे शहर के बासिंदे सन रह गए। जेबी नगर में रहने वाले अंशु अग्रवाल के इलाके के कुछ लफंगों से मामूली बात पर कहासुनी हो गई। बात मामूली थी लेकिन इतनी बढ़ गई कि 30 से 35 युवकों के एक झुंड ने अंशु को पत्थरों से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। आपस में पढ़ने वाले दोस्तों के बीच में कुछ अनबन हो गई तो छोटी मोटी मारपीट हो गई, तो उस वक्त तो वो झगड़ा ख़त्म हो गया। तो जिन्होंने मारपीट की वो अपने एरिया में जाके, वो शेर पंजाब के रहने वाले हैं, वहाँ से 25-30 लड़के लेके आए हैं। वो अपने एक दो दोस्तों के साथ वहाँ उस जगह पे पहुँचा। वहाँ पहुँचते से उसके साथ मारपीट की, बाम्बुओं से, स्टील की रोडों से उसको मारा। उसने अपने आप को बचाने के लिए भागा, वो गली के मेन रोड के उस तरफ चला गया। वहाँ जाने के बाद कोई जगह पे गिरा तो उसको पत्थर से सर पे मार के हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर सभी युवक फरार हो गए, लेकिन वारदात की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। खबर पुलिस तक भी पहुंची। दल बल के साथ MIDC पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। चूंकि अपनी खाल बचानी थी सो तफ्तीश तेज की गई। कुछ चश्मदीदों की निशानदही पर 4 युवकों को दबोच लिया गया। सरेराह युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। लोग सहमे हुए हैं। मुंबईकर यह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि वे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते हैं या फिर किसी आदिम इलाके में जहां कानून का नहीं जंगल का राज चलता है। राजीव सिंह, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। रफत हुसैन जी, क्या क्विक रिएक्शन देना चाहेंगे? मुंबई जैसी महानगरी में जो आर्थिक राजधानी है, जहां पर खुलेआम दिन दहाड़े 35 लोग एक युवक को मार डालते, कहां लॉ एंड ऑर्डर आज स्टैंड है? नहीं, ये तो जो अभी सब सामने आ रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई नहीं है, ये बिहार या यूपी जैसा कोई एरिया बन गया है, महाराष्ट्र और मुंबई। क्योंकि ये बातें सुनने में आती थी तो यूपी से या बिहार से ये सब बातें आती थी। मुंबई की जो एशिया में नंबर 1 पर है यहाँ की पुलिस, जो इन सब वारदातों को रोकने में सक्षम है और काबिल है, लेकिन ऐसी बातें सुनने में आना एक बहुत बड़ा पुलिस के लिए बहुत गलत बात है। और ऐसा लगता है मुझे कि बम्बई के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एकदम ही चरमा गया है। उसको RR पाटिल साहब को सख्ती के साथ ऐसे इस कानून को बनाए रखने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले वक्त में बम्बई के अंदर भी जंगल राज ही हो जाएगा। जी, सुधाकर सर जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, कहानी आपने सुनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वाकई जिस प्रकार से खुलेआम दिन दहाड़े मुंबई जैसे महानगरी में इस तरह की वारदातें हो रही है, कितना शर्मसार करता है ये पुलिस महकमे को? कहीं दहशत नाम की कोई चीज ही नहीं है? नहीं, देखिए, इसमें जो है पुलिस तो दोषी है ही है, लेकिन इसमें पूरी व्यवस्था जो है, सारी व्यवस्था का दोष है जी। और जैसे मैं तो आक्षेप लेता हूँ कि इन्होंने जो बिहार की बात कही ना, जी जी, तो अब वो तो मैं कहूंगा कि बिहार अब तो नीतीश कुमार जी के इसमें बहुत सुधर गया, तो अब बिहार से तुलना नहीं की जा सकती। बिहार हमसे कई गुना अच्छा है, ऐसे कहूंगा मैं जी। तो एक बात आपको समझनी होगी कि कानून का राज अगर आपको चाहिए जी, तो सिर्फ पुलिस ही नहीं है। अब यहाँ आप पॉलिटिशियन, आप लीडर्स देखते हैं कि दसरेआम कुछ भी करते हैं और कुछ होता नहीं है जी। तो सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, जो ये लीडर्स हैं वो भी वैसा बर्ताव कर रहे हैं जी। कोर्ट से सजा ही होती नहीं जल्दी, खुलेआम घूमते हैं। तो ये जब तक पूरा सिस्टम नहीं सुधरेगा जी जी, तब तक ये चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो बॉम्बे पुलिस का जो एक नाम था जी, आज वो डर लोगों के दिल में नजर नहीं आ रहा है जी। लेकिन सर, इससे पहले हमने जब चर्चा की थी, आप ही हमारे शो में इस चर्चा में शामिल हुए थे, अंबोली मर्डर केस, केनिन और केविन की बात की जाए तो उसमें भी इसी तरह की बात हुई थी और ये दूसरी घटना है। तो आखिरकार
क्या हमने अंबोली मर्डर केस से कुछ सबक सीखा है या नहीं? नहीं, मैं जो हमेशा से कहता हूँ, फिर से दोहराऊंगा कि हमें ज्यादा पुलिस की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अच्छे पुलिस वाले चाहिए जी। और ये बड़े दुख की बात है कि अच्छे पुलिस वालों की जो समाज में इज्जत होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, तो लीडर्स भी जो है वो गलत काम करने वाले पुलिस को ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको प्रमोशन देते हैं, उनको अच्छी पोस्टिंग देते हैं, ईमानदारी से काम करने वालों को साइड में रख देते हैं। तो ये जो है, ये जब तक चेंज नहीं होता, इसमें आम आदमी को भी आवाज, मीडिया को भी आवाज उठानी होगी। हम देखते हैं कि कई बार जो करप्ट ऑफिसर्स है उसको पूरा सपोर्ट मिल जाता है, मीडिया से भी सपोर्ट मिल जाता है, पब्लिक से भी सपोर्ट मिल जाता है। जैसे सीधी बात ले लीजिए, जितने अपने ये किलर्स ये मारते हैं लोगों को बुला के, जैसे ख्वाजा अहमद की कैसे भी ये जी सर, इसी बात को आगे बढ़ाने चाह रहे हैं। रफत हुसैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? कहिए ना जी। रफत हुसैन जी प्लीज पूछिए। मैं खाली इतनी बात पूछना चाहता हूं कि हम लोग बरसों बरस से ये बातें करते चले आ रहे हैं, चर्चा हो रही है, और हर 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीने के अंदर ऐसी वारदात सामने आती है। ये कब सब सुधरेगा? ये जब तक है ना, मैं तो कहता हूँ कि होम मिनिस्टर को इसमें आरोपी करना शुरू कर देना चाहिए। जब तक इन लोगों को आप खींचेंगे नहीं। अब तो ये सिर्फ जैसे बस बातें बताए जाते हैं, कुछ करते कुछ नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो कहा किसी ने कि जवाहरलाल पाटिल लोग कुछ क्या कर रहे हैं जी, तो होम मिनिस्टर को बहुत सख्ती से काम आना चाहिए जी। चलिए सर मैंने उन्हें काफी करीब से देखा है, आदमी अच्छे हैं सर, लेकिन अच्छा आदमी होकर उसका उपयोग क्या है जब तक वो प्रभावी ना हो। जी सर, एक और खबर दिखाते हैं। वाकई ये खबर सुनने के बाद अब वाकई चौंक जाएंगे सर। और दिखानी चाहिए सर। अब जो चौथी खबर का हम जिक्र करने जा रहे हैं, उस खबर को सुनने के बाद वाकई आप भी चौंक जाओगे। यह घटना यवतमाल की है। यवतमाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक न्यायाधीश पर एक महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है। मला असं नेहमी लग्न करतो म्हणून असं सांगून फसवून मला असं ठेवणार, आणि मी जर नाही म्हणून निघाले तरी जबरदस्ती धमकी देणार मला, किंवा माझ्या मुलांना मारून टाकन, असं काहीतरी वारंवार काहीतरी टॉर्चर करून किंवा मानसिक छळ करून, त्रास देऊन, नेहमी असं ब्लॅकमेल करून मला जबरदस्ती ठेवत होते। लग्न करतो म्हणून आमिष दाखवून माझी फसवणूक केली, मला न्याय मिळावा। सर, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि एक न्यायाधीश पर बलात्कार का आरोप लगता है, क्या रिएक्शन रहेगा अभी आपका? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, शुरू से जो मैं कह रहा हूँ, हमेशा से कह रहा हूँ कि सारी सिस्टम जो है, सारी सिस्टम को सुधारना होगा जी। अब जिस न्यायाधीश के खिलाफ इल्जाम लगाया गया है, उस पे क्या एक्शन हुई है? सर ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये सिस्टम की जड़ें कहां तक का पहुंची है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बदलेगा। जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी, हर एक इंसान जागरूक नहीं होगा, तब तक का सिस्टम में नई चेंजेस आएगा। बिल्कुल सही है जी। तो कब होगा ये? शुरुआत कौन करेगा? मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने तरफ से कुछ कर सकते हैं जी, सिस्टम को सुधारने में, जो अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों ने तो करना चाहिए जी। मैं समझ सकता हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जिनको बेचारों को नहीं लड़ पाते हैं, भाग जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करते रहता हूँ जी। तो जब तक अच्छे लोग साथ नहीं आएंगे और इसका मुकाबला नहीं करेंगे, ये बातें नहीं सुधरेंगी। बेशक सर यहाँ पर रफत जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? यहां पर जिस प्रकार से एक न्यायाधीश जो न्याय करता है, अच्छे और बुरे का फर्क जिसे मालूम है, जो इंसाफ करता है, इंसाफ का तराजू उसके हाथ में रहता है, और उसी के जरिए इस तरह का उसके ऊपर संगीन आरोप लगता है। क्या कहेंगे अभी इसके ऊपर? क्या न्याय प्रणाली के ऊपर भी अभी कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठ रहे हैं? बिल्कुल, ये जो समस्या एक सामने है, और जो जज साहब ने जो किया है, ये शर्मसार काला पूरे देश के ऊपर एक कलंक लगा दिया। क्योंकि एक हम गॉड, अल्लाह के बाद अगर किसी को मानते हैं तो कोर्ट में जाके जज की बातों को मानते हैं, और जज जो बोलते हैं वो पूरा समाज उसको ये करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जज भी अगर इस तरीके से अपने आप को किसी महिला के पीछे ऐसा करना, फैसला देने के लिए, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात। और ऐसे जज लोगों को, ऐसे पुलिस ऑफिसरों को मैं समझता हूं कि हमारे
देश में, हमारे दुनिया में, हमारे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत से तुरंत और सख्त से सख्त ऐसी सजा देना चाहिए जिससे कि लोगों को मालूम पड़े कि हम अगर आगे ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। चलते चलते आखिरी में एक एक लाइन में अपने दोनों मेहमानों से जानने की कोशिश करूंगा। रफत हुसैन जी, क्या आप लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट है जहां तक का मुंबई या महाराष्ट्र की बात की जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं, 99% फ्लॉप है जी। सुधाकर सर जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा सर, क्या वाकई सिस्टम में चेंजेस होगा या नहीं होगा, या हमें इस तरह रियल लाइफ में सिर्फ फेस करना पड़ेगा और चर्चा करनी पड़ेगी सिर्फ इन घटनाओं की? मैं जो हमेशा से कहता हूं दोहराऊंगा कि जब तक हम में से कुछ लोग इसमें जो है ना, अनलेस वी आर विलिंग टू सफर, नो चेंज इज गोइंग टू कम जी। तो हम में से कुछ लोगों को इसमें बलिदान आना सही, लेकिन कुछ न कुछ दुख तकलीफें सहन करने के बावजूद इससे लड़ना होगा जी। जैसे अब मैं लड़ रहा हूं तो मुझ पे काफी 10-15 झूठी केसेस शुरू है, काफी कोर्ट में मुझे जाना पड़ता है जी। और एक खुशी की बात है कि अधिकांश जगह कोर्ट में न्याय मिल रहा है जी। लेकिन अभी जब तक कोर्ट को मैं दोष इसलिए देना चाहूंगा कि बहुत देर हो रहा है हर जगह जी, और कोर्ट में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं जी कि अब 20% तक जुडिशरी में, लॉ जुडिशरी में करप्शन है जी। खैर ये इसमें विवाद हो सकता है 20% है, ज्यादा है कम है, लेकिन जुडिशरी अगर सुधरती है जी तो उसका सब पर ज्यादा असर होता है। जैसे करप्ट पुलिस ऑफिसर जब जज के सामने उसके खिलाफ की केस जाती है जी, तो इमीडिएट अगर एक्शन हो जाती है जी, तो वो जैसे अब आप देख लीजिए सबका भेदभाव नजर आता है जी सर। छोटे लोगों को जल्दी से पकड़ लेते हैं जी, और बड़े लोग जो है मिनिस्टर्स है उन पर एक्शन नहीं होती, 5-6 महीने के बाद उन पर एक्शन होती है, तब तक वो सब रफा दफा कर देते हैं जी। तो जहाँ कानून के सामने सब लोगों के साथ एक सा बर्ताव होना चाहिए, छोटा बड़ा भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना तो जात पात देखनी चाहिए, ना धर्म देखना चाहिए। जो भी गलत काम करता है उस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, और कड़ी से कड़ी और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर सुराडकर जी आपका, आपने अपनी बातों को यहाँ पे रखा। संक्षेप में प्लीज रफत हुसैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, एक लाइन में प्लीज कहिए अपनी बात। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सर ने कहा बहुत अच्छी बात कही, लेकिन कानून वाकई अमीर लोगों के लिए अलग है और गरीब लोगों के लिए अलग है जी। ये एक कानून एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का, रफत हुसैन जी आपका, सुधाकर सर जी आपका, आप इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन जमीनी हकीकत भी यही है कि आखिरकार पुलिस महकमे को क्या हुआ है। सातारा की घटना जहां पर पुलिस निरीक्षक के ऊपर आरोप है कि उसने बच्ची नाबालिग लड़की के साथ में अश्लील बातें की। दूसरी घटना हमने दिखाई है आपको सुसाइड की, जहां पर एक 26 साल का युवक अपनी जान देता है पुलिस की प्रताड़ना से और सुसाइड नोट में उसका नाम लिखता है। तीसरी घटना एक जज की जो शर्मसार करने वाली है कि जज एक महिला के साथ बलात्कार करने का उस पर आरोप है। चौथी घटना दिन दहाड़े मुंबई शहर के अंदर एक युवक को 35 लोग मार देते। कहां लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए वाकई जिम्मेदार है हमारी सरकार, गृह मंत्रालय। आखिर क्या कर रही है गृह मंत्रालय? आर पाटिल जी, आपसे निवेदन है प्लीज जाग जाइए, क्योंकि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र का क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जल्द से जल्द प्लीज कुछ कीजिए, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकलता जाएगा। और खुद आपके ही महकमे के ऊपर कई सारे सवाल है, आप ही इसके जवाब ढूंढिए। फिलहाल इस चर्चा में आज बस इतना ही, मुझे दे इजाजत। समय मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सारा Jewelry you'll fall in love with. The Nizam Collection. काव्या कृष्णा, आपके नाम गिरफ्तारी का यह वारंट है।